हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के सवाल 2021 के सवाल डिस्कस करेंगे। टॉप 20 सवाल डिस्कस करेंगे। आज लाइव आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके साथ जुड़े हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपने उसी सीरियसनेस से इस सेशन को लगाना है और आपने मेरे साथ साथ जैसे आप पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे वैसे अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, चैट बॉक्स में देते रहने हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को, इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जून एग्जामिनेशन तो हमारे पास आपके लिए बहुत से कोर्सेज हैं। क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, सॉल्व, पीवाई क्यूज। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान हमने बनाने की कोशिश करी है। तो आप इन कोर्सेज का बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं। यू कैन चेक आउट दिस कोर्सेज बाय डाउनलोडिंग एवर स्टडी क्लासेस ऐप ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को पहले सवाल से। और सारे सवाल आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं सॉल्व करता जाऊं और आप बैठ के सुनते रहें, उसमें मजा नहीं आएगा। दोनों मिलके एक साथ सॉल्व करेंगे। मिलकर सॉल्व करने में और ही मजा आएगा, आपका भी दिमाग लगेगा, मेरा भी दिमाग लगेगा, और ऐसे ही हमें ज्यादा मजा आएगा इन सवालों को सॉल्व करने में। तो पहला सवाल है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर which is exactly divisible by 12, 15 and 18। इन तीनों से जो आपका डिवाइड हो जाता है, आपको ऐसा लीस्ट 5 अंकों वाला डिजिट पहचानना है। तो एक तरीका कि आप सभी को डिवाइड करके देखिए, सभी 5 डिजिट के हैं, आप देखिए कि सारे 12, 15, 18 से कट रहे हैं, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा, आप सबसे छोटा पिक करके उसे डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसी अप्रोच जो है डेट इज नॉट लॉजिकल, हमेशा आप इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है बहुत टाइम कंज्यूम हो जाए। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि 12, 15 और 18, ठीक है, 12, 15 और 18, अगर इन तीनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो वो किसका मल्टीपल होगा, ये आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? इन तीनों का एलसीएम निकाल के, इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के। तो 12, 15 और 18, इनका एलसीएम निकालते हैं फटाफट से। तो एलसीएम में किससे कट रहे हैं? ये आपके 3 से कट रहे हैं जी, 4, 5 और 6। इसके बाद किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, 2, 5 और 3। इसके बाद तो आपके 2, 5 और 3 ही आ जाएंगे। तो ये क्या आया? 3 इंटू 2 6, इंटू 2 12, इंटू 5 60, इंटू 3 180। उम्मीद करता हूं एलसीएम निकालना तो जानते हो ना आप सभी, स्कूल में सिखाती थी मैडम आपको। 180 हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि जो नंबर 12, 15 और 18 तीनों से डिवाइड होता होगा वो बेसिकली 180 का मल्टीपल होगा। 180 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनमें से आपका 180 का मल्टीपल कौन सा होगा, आप ये पहचान लेंगे तो इससे भी आपकी बात यहां पे सीधी सीधी बन जाएगी। तो पहला नंबर है आपका 10020। इसे आप 180 से काटने की कोशिश करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। 10050 को काटेंगे तो भी ये आपका नहीं कटेगा। 10060 को काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। 10080 को अगर आप काटेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका यहां पे कट जाएगा। 10080 डिवाइडेड बाय 180 अगर आप करेंगे तो ये आपका यहां पे पूरा का पूरा कट जाएगा। 18 5 जा 90 और ये आपका आ जाएगा 6। तो पूरा पूरा आपका 56 से ये डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। तो इस अप्रोच से आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बनेगा। चलिए जी, तो अगला सवाल है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सर ऐसे सवाल पेपर 1 में भी कितने आने लग गए हैं? हाँ जी बिल्कुल आने लग गए हैं। स्टेटमेंट 1 है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। स्टेटमेंट 2 है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन आपके ऐसे फिगर्स होंगे जिसके अंदर आपकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सारी साइड्स बराबर हैं और स्क्वायर में भी सारी साइड बराबर हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल सही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी दो साइड बराबर होती हैं। आपकी यहां पे क्या होता है, दो साइड आपकी जो है वो बराबर होती हैं। तो जो दो साइड आपकी बराबर होती हैं उनसे जुड़े हुए जो एंगल हैं वो दोनों भी यहां पे बराबर हो जाते हैं। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। सो इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगी। और करेक्ट आंसर क्या बनेगा फटाफट से बताइए। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो अगला सवाल है जी,
the number which is nearest to 3105 and exactly divisible by 21, 3105 के सबसे नजदीक और 21 से पूरा पूरा कट रहा है, ऐसा नंबर हमें यहाँ पे पहचानना है। तो आइए कोशिश करते हैं ऐसे नंबर को पहचानने की। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है कि आप सभी ऑप्शंस को 21 से डिवाइड कीजिए, देखिए 3105 से कौन सा नजदीक है। वो ऑप्शन तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं तो कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आइए आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं, समझाता हूं। तो अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 इंटू 1 5 और 4 बच जाएगा, 4 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर मैं मेरी 9 में एक ऐड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर यहां पे बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि मेरे रिमाइंडर से जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो कितना दूर है, वो एक दूर है। और अगर वो एक मैं 1 जो ऊपर वाली टर्म है उसमें ऐड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ऐसे ही आप दोबारा देखिए, अगर मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूं, 13 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना 1 रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 1 4 से मेरा कितना कितना दूर है बताइए जी, 1 4 से मेरा 3 दूर है। तो 1 4 से मेरा 3 दूर है, अगर मैं ऊपर 3 ऐड कर दूं तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। एक और अप्रोच में कर सकता था, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे इसमें से घटा दूं, 13 में से 1 घटा दूं तो भी मेरा पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही अप्रोच मैं इस सवाल में लगाने की कोशिश करता हूं। मैं 3105 को डिवाइड करता हूं 21 से। डिवाइड आपको आता है ना फटाफट से करना, तो फटाफट से डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 1, फिर आया 100, तो 100 किससे 4 से कटेगा तो 84 आया। ये आया आपका 165, 165 8 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा तो ये आपका कितना आएगा 147। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 18 आएगा। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 18 बच रहा है। तो 18 रिमाइंडर मेरा बच रहा है। 18 21 से कितना दूर है, ये 3 दूर है। अगर मैं अपनी टर्म में 3 ऐड कर दूं तो ये पूरी की पूरी 21 से कट जाएगी, यानी कि 3105 में 3 ऐड कर दूं, 3108 बना दूं तो पूरी पूरी ये आपकी कट जाएगी। सो 3105 के सबसे पास भी 3108 ही है। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका आसानी से ऑप्शन 2 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, टू कन्वर्ट अ स्पीड, दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 है टू कन्वर्ट अ स्पीड गिवन इन मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, और दूसरी स्टेटमेंट है किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड वी मल्टीप्लाई विद 18 बाय 5। तो आपको मालूम ही होना चाहिए, तो याद ही होना चाहिए, और फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। हाँ फटाफट से बताओ इसका आंसर मुझे क्या होने वाला है। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें किलोमीटर पर आर गिवन है, किलोमीटर पर आर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं। 1 आर में कितने सेकंड होते हैं सर, 3600 सेकंड होते हैं। तो कितने हो गए बेसिकली, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 बाय 18 निकल कर आएगा। तो अगर हमें किलोमीटर पर आर दिए हैं, मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो आप उसे 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर पे जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 बाय 18 पे। तो ऐसा नहीं है, इसका उल्टा सही है। किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट भी यहां पे गलत हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बेसिकली यहां पे आपकी उल्टी दी गई है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 की दोनों स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, देखो कुछ इस तरीके का सवाल है, और ऐसे सवाल मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि स्कूल लेवल पे हमारे कुछ 9 10th में या फिर पता नहीं शायद 11th में ऐसे कुछ सवाल हम सॉल्व किया करते थे। ऐसा कुछ दिया रहता था और हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती थी। और ट्रिक जो है उस समय की अगर आपके दिमाग में है तो फटाफट से सॉल्व कर लोगे, या फिर अगर आपने ऐसा कोई सवाल हाल ही में सॉल्व किया तो भी आप सॉल्व इसे कर पाओगे फटाफट से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा हिंट मैं देता हूं कि आप एज्यूम कीजिए x इज इक्वल टू रूट फाइव, ये जो सारा इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है आप इसे x मान लीजिए, और फिर इसे सॉल्व करने की आप यहां पे कोशिश कीजिए। तो क्या दिमाग लगाया आप सभी ने, आइए बताता हूं। तो मैंने आपको कहा कि आप इसे x एज्यूम कर लीजिए, जो पूरा टर्म यहां पे लिखा हुआ है ना, आप इसे x एज्यूम कर लीजिए। अगर आप इसे x एज्यूम कर लेंगे तो उसे क्या पलट जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, आइए मैं आपको बताता हूं। तो अब हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू रूट 5 और फिर से रूट 5 इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो रूट 5 इनफाइनाइट टाइम्स तक उसे मैं ऑलरेडी x एज्यूम कर चुका हूं, तो इसे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू रूट 5 x।
तो इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इतना आसान था इस सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक चला आ रहा है। तो इसीलिए मैंने √5 इंटू √5 इनफाइनाइट टाइम्स तक इसे वापस से x लिख दिया, x इज इक्वल टू √5x लिख दिया। तो इस तरीके से दिमाग लगाना था और आपका आंसर फटाफट से x इज इक्वल टू 5 निकल कर आ जाता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लॉक्स। तो क्लॉक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो इस तरीके के सवाल पहले तो पेपर 2 में दिखते थे, बट पेपर 1 में भी ऐसे सवाल अब आ रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन दी आर हैंड। तो हर 60 मिनट में मिनट हैंड आर हैंड पे 55 मिनट्स गेन कर लेता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है या गलत है? सर पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हर 1 घंटे में अगर आप देखें तो आपका जो आर हैंड है वो केवल 5 मिनट ही मूव कर रहा होता है, और मिनट हैंड पूरा 1 घंटे का चक्कर 60 मिनट्स का चक्कर लगा लेता है, और आर हैंड केवल 5 मिनट ही मूव करता है। अगर 2 से 3 बज रहे हैं तो 2 से 3 बज रहे हैं तो आर हैंड 2 से 3 पे चला जाएगा, यानी कि केवल 5 मिनट ही मूव करेगा। यानी कि मिनट हैंड आर हैंड पे कितना गेन कर रहा है, वो नेट 55 मिनट जो है आर हैंड पे गेन कर रहा है। इन एवरी आवर बोथ दी हैंड्स कोइंसाइड वंस। तो हर घंटे में एक बार वो जरूर जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि हर घंटे में एक बार ऐसा जरूर होता है कि वो दोनों जो हमारे हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आर हैंड, दोनों एक के ऊपर एक आ जाते हैं। तो बी भी सही है। When the two hands are at right angle, they are 15 minutes spaces apart. जब भी वो राइट एंगल पे होंगे, यानी कि कुछ ऐसा मान लीजिए ये बना हुआ है जैसे 3, 12, या आपका क्या राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो कितने मिनट का समय है यहाँ पे, 1, 2, 3। तो कितने मिनट हो गए यहाँ पे, 5, 5, 5, 15 मिनट्स हो गए ना। यहाँ पे 15 मिनट अपार्ट हो गए आपके दोनों हैंड। तो आपका सी वाला भी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, बताइए फटाफट सोच के, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ अ मोबाइल फोन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। तो मोबाइल फोन का दाम हर साल 10% गिर जाता है। 3 साल पहले उसे खरीदा था, 3 इयर्स अगो खरीदा था, आज की वैल्यू है 6561। हमें निकालना है उसका परचेज प्राइस। तो सवाल बहुत ही सीधा और लॉजिकल सा लग रहा है कि हमने यहाँ पे 3 साल पहले मोबाइल खरीदा, उसे इस्तेमाल किया, 1 साल किया, 2 साल किया, तीसरे साल किया, और आज के समय में उसकी कीमत है 6561 रुपए। हर साल 10% कीमत गिरती गई। तो अगर मैं मानता हूं मैंने x का खरीदा था, तो पहले साल ही 10% गिर के 0.9x का रह गया। 0.9x में भी 10% गिर गया। 0.9x का 10% कितना हो गया, 0.09x हो गया। तो बेसिकली ये कितना रह गया, 0.81x रह गया। फिर 10% गिरा, यानी कि 0.081x गिरा, तो कितना रह गया, ये आपका रह गया 0.729x रह गया। 0.729x 6561 के बराबर है। तो बहुत ही आसान हो गया, इसे सॉल्व कीजिए। 0.729x इज इक्वल टू 6561, x की वैल्यू निकालिए, ये आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल कर आएगा, x की वैल्यू 9000 आएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहां पे सवाल है हमारे पास, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम 926.10। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 800 रुपए 10% पर एनम हो रही है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है। तो 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी तो आपका 10% वाला रेट आधा रह जाएगा, 5% रह जाएगा। 5% हर 6 महीने में हो गया। 800 रुपए 926 कब बन जाएंगे, कितने सालों में बन जाएंगे, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और देखिए कि क्या आंसर आपका यहाँ पे बनना चाहिए। तो फटाफट से सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपना दिमाग लगाया। अब इस सवाल को मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो बहुत सीधा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर T। तो अमाउंट हमें बताया कि आपका है 926.1, और आपका जो प्रिंसिपल है डेट इज 800। 1 प्लस R भी हमें बताया कि है ये 10%,
ये आपका 10% जो है डेट इज योर रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 और हमें निकालना है यहाँ पे टी, हमें टाइम यहाँ पे निकालना है। तो टाइम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं। बट एक गड़बड़ यहाँ पे मैंने कर दी है फॉर्मूला लिखते हुए कि मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली नहीं करी, तो मैं दोबारा से इस फॉर्मूला को आपके साथ फटाफट से यहाँ पे लिखता हूँ जी। तो आइए जी दोबारा से लिखते हैं, ऐसी गड़बड़ आप मत कीजिएगा। 926.1 इज इक्वल टू 800 1 प्लस आर बाय 100, तो 10 की जगह मैं लिखूंगा 5, 10 की जगह लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे t की जगह मैं लिखूंगा 2t। मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। अब इसे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 926.1, तो 9261 डिवाइडेड बाय 8000, ये मेरे पास कितना निकल कर आया, ये मेरे पास निकल कर आया 1/20, तो ये आया 21/20 की पावर 2t। ये मेरे पास ये चीज यहां पे निकल कर आई है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 8000 जो है ये 20 का क्यूब होता है और 9261 21 का क्यूब होता है। 21/20 इसका क्यूब इज इक्वल टू 21/20 टू द पावर 2t। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों तो सेम हो गए आपके। 3 इज इक्वल टू 2t, t की वैल्यू आ गई 3/2। तो 3/2 ईयर्स के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा हमारे इस सवाल का। चलिए तो अगला सवाल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर अगली टर्म क्या आएगी। तो ऐसे आपके सीरीज वाले सवाल बहुत से पूछे जाते हैं पेपर में और आपको फटाफट से सॉल्व करना है और आंसर अपना बताना है। आपको टाइम देता हूं मैं यहाँ पे, फटाफट सोचिए कि कैसे इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। दिमाग के घोड़े आप दौड़ाइए यहाँ पे। चलिए तो अगर मैं ट्राई करूं इस सवाल को सॉल्व करने का, तो 5, 16, 51, 158, पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ प्लस माइनस करके बात बन रही है तो नहीं बन रही। अब अगर आपके नंबर्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 5 से 16 हो गया, 16 से 51, फिर 158, तो यहाँ पे प्लस माइनस से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर कुछ स्क्वायर वगैरह हो रहा है, तभी आपका ये यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो मल्टीप्लीकेशन अगर मैं देखूं तो 5 16 कैसे बनेगा, 5 को 16 बनाना है तो 5 इंटू 3 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये आपका 16 बनेगा। इसके बाद आया 51, तो 16 को 51 कैसे बनाऊंगा, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 ऐड करूंगा तो ये 51 बनेगा। 51 को 158 कैसे बनाऊं, तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 153 आएगा, इसमें 5 ऐड करूंगा तो ये 158 बनेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5 और अब होना चाहिए इंटू 3 प्लस 7। तो 158 को इंटू 3 कीजिए और उसमें 7 ऐड कीजिए, तो 158 इंटू 3 आपका क्या बनेगा, 3 8 24, 15, 17, 3 1 3 और ये हो गया 4, 474 प्लस 7 यानी कि 481। तो 481 यानी कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। So option 4 is the correct answer for this question. चलिए तो अगला सवाल है हमारे पास, a milkman purchases milk at rupees x per liter and sells it at rupees 2x per liter। तो मुनाफाखोर दूध वाला 1 रुपए लीटर का अगर खरीदता है तो 2 रुपए लीटर डबल में बेचता है। Still he mixes 2 liter of water with every 6 liter of pure milk। तो भाई वो मुनाफाखोरी तो करता ही है, साथ में क्या करता है, वो यहाँ पे 2 लीटर पानी भी मिलाता है। तो आप देख रहे हो कितना शातिर दूध वाला है, 2 लीटर पानी भी मिला दिया 6 लीटर दूध के अंदर। आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सर वो तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे लोगों को घटिया सामान बेच रहा है, घटिया दूध बेच रहा है और वो भी इतने ज्यादा रेट पे। तो बताइए कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट परसेंटेज वो कमा रहा है। तो x लीटर जो खरीदता है वो 2x पर लीटर में बेच देता है और ये भी बोला गया 6 लीटर दूध में वो 2 लीटर पानी भी मिलाता है। तो अगर मैं कहूं 6 लीटर दूध वो लेकर आया, तो 6 लीटर दूध कितने का खरीदा, 6x का खरीदा और 6 लीटर दूध को उसने कितना बना दिया, 6 लीटर दूध को उसने 8 लीटर बना दिया, क्योंकि उसने उसमें 2 लीटर पानी भी मिला दिया। अब ये 8 लीटर वाला दूध वो कितने में बेचेगा, बताया गया कि 2x पर लीटर में बेचेगा। तो यानी कि 8 इंटू 2x यानी कि 16x पे वो यहां पे बेचेगा। तो कॉस्ट आई 6x और बेचता है वो 16x पे। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका 10x। परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया परसेंटेज टर्म्स में, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कॉस्ट इंटू 100, तो ये आपका कितना निकल कर आया जी? इसे सॉल्व अगर आप करेंगे फटाफट से तो आएगा 1, ये आएगा आपका 166.66%। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन 4 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, मोहन buys a second hand television at a cost of rupees 7500 and spends rupees 500 on its repair। तो सेकेंड हैंड टीवी खरीदा तो कुछ मरम्मत तो करानी पड़ेगी, 500 रुपए मरम्मत पे लग गए और मरम्मत करा के मोहन को लगा कि नहीं ये टीवी मेरे मतलब का नहीं है, मैं इसे बेच देता हूं, तो इसने आगे उसे 9000 का बेच दिया। बताइए इस प्रोसेस के अंदर मोहन ने कितना प्रॉफिट, कितना मुनाफा कमा लिया? सर बहुत ही आसान है, मोहन ने 1000 रुपए का मुनाफा कमा लिया, 7500 का खरीदा, 500 रुपए उस पर और खर्चा किया 8000 और 9000 का बेच दिया, तो 1000 का मुनाफा कर लिया। अब आपसे सवाल 1000 नहीं, आपसे परसेंटेज में सवाल पूछ रहा है, तो अगर परसेंटेज में प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आप? फॉर्मूला बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फॉर्मूला सोच रहे हो आप, फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या फॉर्मूला है आपका? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट हमारा है 1000, कॉस्ट हमारी क्या लूं 7500 या 8000? सर कमाल है 8000 खर्चा हुआ तो 8000 ही लीजिए ना, लो 8000 ले ली, मल्टीप्लाई बाय 100, इसे सॉल्व किया 12.5% निकल कर आया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1500 फॉर 3 years इज रुपीज 13.5, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे बोल रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो 1500 रुपए है, टाइम आपका 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा कि 2 हैं, एक R1 ले लीजिए एक R2 ले लेते हैं, टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाय 100, ये पहले का इंटरेस्ट हुआ। दूसरे वाले से इसे घटाया, R2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो कहा जो इनका डिफरेंस है वो 13 रुपए 50 पैसे निकल कर आया। आपको बताने कि R1 माइनस R2 क्या है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये क्या आया? ये आया 45 R1 और ये आपके पास क्या आया जी? ये हमारे पास क्या आया? ये मेरे पास आ गया माइनस 45 R2 इज इक्वल टू 13.50। ठीक है, तो R1 माइनस R2 क्या होगा? तो अब R1 माइनस R2 अगर मुझे आपको बताना है तो ये 45 को मुझे यहां पे लेके जाना पड़ेगा नीचे, इसे मैं नीचे लेकर चलता हूं जी, इसे मैं नीचे लेकर चलता हूं और देखते हैं कि कैसे हम इसे यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 3 जा, तो ये आपका 0.3 आ गया, इसे सॉल्व करके हमारा 0.3 आ गया। तो 0.3% जो है वो R1 और R2 का डिफरेंस है। तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ और आंसर आसानी से 0.3% निकल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो सवाल है यहां पे हमारे पास, अ वॉच रीड्स 4:30 if the minute hand points east in which direction will the hour hand point। तो 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे घड़ी की पोजीशन किस तरीके से होती है ये आपको कुछ मालूम तो होगा ही। कैसे होती है घड़ी की पोजीशन? अगर हमारी कुछ इस तरीके की घड़ी है तो 4:30 बजे, तो यहाँ पे आपका जो आर हैंड है 4 के पास होता है और आपका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो कुछ ऐसी पोजीशन हमें देखने को मिलती है। अब हमें कह रहे हैं कि आर हैंड जो है, सॉरी मिनट हैंड जो है वो ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमसे बोला जा रहा है। हमसे पूछ रहे हैं कि मिनट आर हैंड जो है, सॉरी आर हैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 डायरेक्शंस किस तरीके से काम करती हैं, तो मोटा मोटी तो कुछ ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं ईस्ट को नीचे कर दूं, इसको कुछ खिसका दूं, इस जो हमारा ये जो मैंने बनाया इसको कुछ खिसका दूं, कुछ इस तरीके से खिसका दूं, तो ये मैंने ईस्ट इधर डाल दिया, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे सारे अब मैं खिसका देता हूं। तो मैंने इसको खिसकाया तो इधर मैंने ईस्ट डाल दिया जी, इधर अगर मेरा ईस्ट आता है तो इसके ऑपोजिट तो आपको मालूम ही होगा वेस्ट आएगा, और मैंने इसको खिसकाया है यहाँ पे, ये मेरा साउथ होगा और ये मेरा यहाँ पे नॉर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ईस्ट है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा आ रहा है? आर हैंड आपका यही पॉइंट कर रहा है ना, ये बेसिकली आपका मिनट हैंड है, देखिए ये आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड है,
और ये आपका आर हैंड है। तो आर हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? ये आपका नॉर्थ और ईस्ट, एन और ई इन दोनों के बीच में पॉइंट कर रहा है। सो कहां पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, और आपको ये जो डायरेक्शंस है इसको इस सिचुएशन में यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आपकी कोई डायरेक्शन है, आपको ये 4 डायरेक्शंस इस तरीके से याद रखनी है, और आपसे जिस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल में इनको डालने की कोशिश करनी है। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा कि नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होगा और ईस्ट के ऑपोजिट जो है आपका वेस्ट होगा। और ये सारे किस तरीके से चलेंगे वो आप इस तरीके से याद रखिए। आप इंडिया का मैप याद रख लीजिए कि इंडिया का मैप अगर मैं बनाऊं, तो छोटा सा मैप अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूं जी, तो मान लीजिए ऐसा छोटा सा मैप मैंने बनाया, तो ये आपका नॉर्थ एरिया है, ये आपका साउथ एरिया है, ये आपका ईस्टर्न एरिया है, और ये आपका वेस्टर्न एरिया है। तो इस तरीके से आप सारी डायरेक्शन याद रख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। ऐसे आपको सारी डायरेक्शन याद रहेंगी कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो कहां पे हैं। सो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 4, नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं, और इस सवाल का आंसर भी आपने ही मुझे पहले देना है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज की बात हो रही है, कोड में इशारों में बात होगी। 2 4 6 8 5 कहा गया, इसे लिखते हैं 3 3 7 7 6, इसे ऐसा लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं 3 5 7 9 1 को कैसे लिखा जाएगा? तो दोनों में 5 अक्षर हैं, पहले भी 5 अक्षर हैं और यहां पे भी 5 अक्षरों के बारे में ही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में कुछ संबंध, कुछ रिलेशनशिप निकालना है, और वो संबंध, वो रिलेशनशिप आपको इस वाले पे अप्लाई कर देना है। तो कोशिश कीजिए संबंध बनाने की, संबंध बनाइए, रिश्ता बनाइए इन दोनों में, और इस रिश्ते को दूसरी जगह भी आप लगा लीजिए, रिश्ते को और बढ़ा दीजिए। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमें दिख रहा है कि ये 2 + 1 हो गया, 4 - 1 हो गया, 6 + 1 हो गया, 8 - 1, 5 + 1। तो भाई +1 - 1 +1 - 1 ये यहाँ पे कहानी चल रही है। तो यहाँ भी यही कहानी चलाते हैं। 3 में पहले +1 किया, 5 में -1 किया, 4 में +1 किया, 9 में -1 किया, 1 में +1 किया। तो इस तरीके से जो आंसर है इट शुड बी 4 4 8 8 2, और ऑप्शन नंबर 2 में हमें ऐसा आंसर देखने को मिल रहा है। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, और उम्मीद करते हैं कि आपने आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही लगाया होगा। तो सवाल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, 15 साल में पैसा डबल, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। तो अपना जो पैसा है वो 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा? अगर कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में 15 सालों में डबल हो रहा है तो 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। आपको टाइम दिया थोड़ा सा सोचने का, सोचिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इतना मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। तो हमारे पास 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो इस तरीके से रहता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर टी, जो कि आपका टाइम पीरियड रहता है। तो अगर इस सवाल पे ये फॉर्मूला लगाएं तो कहा कि सम ऑफ मनी जो है डबल हो जाता है, यानी कि अगर हमने पी रुपीस लगाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो 2p हो जाते हैं। p लगाया तो वो 2p हो जाता है कितने सालों में? 1 प्लस आर टू दी 100 टू दी पावर 15, 15 सालों में वो डबल हो जाता है। तो एक हमारे पास कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अब पूछ रहे हैं जी 8 गुना कब हो जाएगा? 8 गुना की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा जो p है वो 8p कब हो जाएगा? 1 प्लस आर टू दी पावर 100, और ये t की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है कि ये t की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम में ये हमारा 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो यहां पे मेरे पास 2 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर 100 टू दी पावर 15, ये मेरे पास 2 की वैल्यू आ गई। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 का क्यूब भी मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब 2 की जगह मैं ये लिख देता हूं, 2 की जगह लिख देता हूं 1 प्लस आर टू दी पावर 100
की पावर 15 और इसका मुझे क्या लिखना है, इसका मुझे लिखना है क्यूब, इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर 100 टू दी पावर टी, ये मुझे टी निकालना है। तो मैंने 2 के क्यूब की जगह बेसिकली इस 8 की जगह ये चीज यहां पे लिख दी और ये चीज जो है इसको एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ये आपका 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो गया ये 1 प्लस आर टू दी पावर 100, 45 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर 100, यहां पे आया ऊपर टी। तो अब ये तो आपके बराबर हो गए, तो टी की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, टी की वैल्यू हो गई हमारी 45। 45 इयर्स जो है यहां पे हमारा आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो उम्मीद करते हैं आपने भी इस सवाल को कुछ इसी तरीके से सोचा और आपने भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही लगाया। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। If it goes with an average speed of 40 km per hour, it is late by 24 minutes. The total distance traveled is, आपको total distance traveled यहाँ पे बताना है। तो distance बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला तो मालूम होगा ही। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और फटाफट से सोचिए कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे आप अपना आंसर निकालेंगे। तो सवाल हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है और हमारी जो ट्रेन जर्नी है उसके अंदर हमारी स्पीड और टाइम तो बदल रही है, बट हमारा जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। ट्रेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा। तो इस डिस्टेंस को सेम भी रहेगा और हमें निकालना भी है, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस है। अब हमें बोला गया यहाँ पे कि पहले जब ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तो स्पीड हमारी पहले 50 किलोमीटर थी, डिस्टेंस हमारा x था, तो पहले टाइम कितना लग रहा होगा सर, पहले टाइम लग रहा होगा x बाय 50 लग रहा होगा। उसके बाद बताया इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर 40 हो जाती है बट डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा x बाय 40। अब टाइम हो गया हमारा x बाय 40। कहा कि इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 24 मिनट। x बाय 40 जो है उसमें से मैं x बाय 50 घटा दूं तो ये 24 मिनट्स के बराबर है। अब ये जो मेरे 50 और 40 है, यहाँ पे मैं किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ, आर को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ जो मिनट्स है इसे भी आर में ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसे मैं 24 बाय 60 लिख दूंगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकाल डालिए, आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। कैसे करेंगे जी इसे सॉल्व, ये आपका 12 2 सा 12 5 सा, और इनको अगर सॉल्व करेंगे 50x माइनस 40x 10x आ गया, नीचे आपका आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 2 बाय 5, इसे सॉल्व करेंगे x बाय 200 इज इक्वल टू 2 बाय 5, इसे सॉल्व करते हैं तो ये 40 आ गया, x को उधर लेके गए तो ये 80 आ गया। मेरे हिसाब से तो 80 आंसर होना चाहिए। आपका क्या आंसर आ रहा है फटाफट से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, 80 किलोमीटर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने भी यही आंसर लगाया है और आपने इस सवाल को सही से सॉल्व कर लिया है। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है जी, कंप्लीट द नंबर सीरीज। तो इस नंबर सीरीज को हमें कंप्लीट करना है 0 6 24 60 120। तो आपने सवाल पढ़ा है और फटाफट से सोचिए, आपको थोड़ा सा समय देते हैं सोचने का, सोचिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा दिमाग कहता है कि कुछ प्लस माइनस कुछ ऐसा करके देखो, कुछ मल्टीप्लाई करके देखो, बात बन रही है क्या। तो प्लस माइनस करें, 6 है, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। तो ऐसा करके हमें कुछ क्लियर बात बनती हुई तो नहीं दिख रही है, कोई क्लियर बात बनती हुई तो नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर निकालने के लिए। अब मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें 0 इंटू 6 6 इंटू 4, नहीं ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन भी नहीं बन रहा है। आपने क्या सोचा अभी तक, आपने क्या सोचा, आंसर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देखो अब इस सवाल में कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं चल रहा, अब आपको स्क्वायर या क्यूब के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। अब स्क्वायर या क्यूब के टर्म्स में अगर हम सोच रहे हैं तो आप देखो जी क्या स्क्वायर से बात बन रही है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं
0 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ही माइनस करना पड़ेगा। अगला हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसमें +2 करते हैं तो 6 आ गया। 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसके आगे तो 9 में इतना सारा 15 प्लस करना पड़ेगा, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। क्यूब करके देखते हैं, 1 का क्यूब करते हैं जी। 1 का क्यूब -1, ये तो 0 आ गया। 2 का क्यूब -2 किया तो ये 6 आ गया। 3 का क्यूब -3 किया तो ये 27 आ गया। 4 का क्यूब 64, -4 किया तो ये 60 आ गया। 5 का क्यूब 125 -5 120 आ गया। ऐसे ही 6 का क्यूब -6 216 -6 आपका 210 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा और यही आंसर आपने भी निकाला। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर्स इज। तो सवाल को पढ़ लिया आपने भी, मैंने भी, और फटाफट से दिमाग लगाइए और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक नेचुरल नंबर होते हैं, एक होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर बेसिकली आपके 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर जो हैं दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो सारे हमारे होल नंबर हो जाते हैं। अब पहले 22 नेचुरल नंबर, इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट यानी कि जो जैसे मान लीजिए किन्हीं दो नंबर 10 इंटू 20 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा है, तो जीरो जो है ये वाला जो डिजिट है इट इज द यूनिट डिजिट। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई खुद से करने की सोच रहे हैं कि सर मैं खुद से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इन सबको और देखता हूं क्या आता है यूनिट डिजिट, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। पूरे पेपर में एक यही सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और फटाफट से सोचना है कि क्या मेरा आंसर होना चाहिए। अब देखो, अगर हम पहले 22 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 भी आ रहा है। तो अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके लास्ट में 0 आता ही आता है। मैंने 5 इंटू 10 किया तो 50 आ गया, मैंने 23 इंटू 10 किया 230 आ गया। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा लास्ट में 0 ही आएगा। तो मैं यहां पे 10 जो है एक नंबर है इस पूरे सीरीज के अंदर, पूरे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा 0 ही आएगा। सो करेक्ट आंसर यहां पे बहुत आसानी से आप ऑप्शन नंबर 1 0 जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा होगा और आंसर आपने भी ऑप्शन नंबर 1 0 ही किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लुकिंग एट द फोटो ऑफ अ मैन, रवि सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो रवि जो हैं, ये रवि हैं, एक फोटो की तरफ देख रहे हैं और उस फोटो को देखकर बोल रहे हैं, उस फोटो में एक मैन है, एक आदमी है, उसकी तरफ देखकर बोल रहे हैं कि उनकी जो मदर है, उनकी जो मदर है, तो ये फोटो में मान लीजिए ये हमारे पास जो है मैन है, वो रवि बोल रहे हैं कि उनकी जो मदर है, इनकी जो मदर है इज द वाइफ ऑफ, किनकी वाइफ है ये वाइफ किनकी है, माई फादर्स सन, मेरे पापा के बेटे की वाइफ है। मेरे पापा का बेटा कौन हुआ, अब मेरे कोई भाई बहन है नहीं, यहां ऐसा बोला गया है, हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो पापा का बेटा तो मैं खुद ही हुआ। तो यहाँ पे फादर का सन रवि खुद ही हो जाएंगे, ठीक है, रवि ही अपने फादर के सन होंगे, कोई भाई और बहन तो है नहीं, ऐसा सवाल में बोला गया है। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें ये जो मैन है रवि से कैसे जुड़ा होगा, ये मैन जो है रवि से कैसे जुड़ा है, रवि का बेटा है, रवि की वाइफ का बेटा, यानी कि रवि का बेटा हो गया। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 हिज सन, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपने सवाल को सॉल्व किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहां पे आखिरी सवाल है, स्मिता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड्स देन टर्न्ड लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट 4 किलोमीटर, she found herself exactly 2 kilometers west of her starting point, how far did she ride northward initially?
सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसा आपको मालूम होगा कि हमारे पास ऐसे 4 डायरेक्शंस जो हैं वो बनती हैं। कैसे कैसे बनती है जी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस हमारे पास बनती हैं। अब हमें बोला कि स्मिता ने अपनी स्कूटी उठाई और चल पड़ी। अब कहां चल पड़ी? नॉर्थ की तरफ चल पड़ी। तो यहां तक मान लीजिए वो पहुंची। यहां से उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब यहां पे वो खड़ी हैं, नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, तो उनका लेफ्ट किस तरफ होगा? उनका लेफ्ट होगा इस तरफ। उन्होंने लेफ्ट लिया, ठीक है। उसके बाद बोला एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, लेफ्ट लिया और फिर दोबारा से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके दोबारा से लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर चली, ठीक है। यहां से अब यहां पे खड़ी हैं, यहां को वेस्ट की तरफ को देख रही हैं, लेफ्ट लेंगी तो वो साउथ की तरफ को बढ़ेंगी, तो वो वापस से यहां पे आ जाएंगी। और यहां पे बोला कि 4 किलोमीटर चली और 4 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें पता चला कि मैं जहां से शुरू हुई थी, यहां से मैं शुरू हुई थी और यहां से मैं केवल 2 किलोमीटर दूर हूं, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली वो 2 किलोमीटर यहां पे दूर है, 2 किलोमीटर वो वेस्ट साइड पे है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इनिशियली उन्होंने नॉर्थ कितना चला था। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये भी आपका 2 किलोमीटर होगा और ये भी आपका 4 किलोमीटर होगा। तो इनिशियली उन्होंने नॉर्थ कितना चला? ये वाला एरिया जो है ये उन्होंने इनिशियली नॉर्थ चला। सो 4 किलोमीटर हमारा यहां पे आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस सवाल का आपने सही आंसर दिया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4 किलोमीटर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन आपके लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मेल और नंबर दे दिया गया है। प्लीज डू डाउनलोड एवर स्टडी क्लासेस ऐप, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट के। और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए और इस सेशन के पीडीएफ के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।